नमस्कार मित्रों, मैं धर्मराज मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ एक बार फिर आपके साथ इतिहास विषय की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम राजस्थान के पुरातात्विक स्रोतों के रूप में अभिलेखों पर एक अगली कड़ी प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो मित्रों, हमने अब तक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, बिजोलिया शिलालेख, देलवाड़ा शिलालेख, प्रतापगढ़ शिलालेख और भी बहुत सारे शिलालेखों के बारे में चर्चा की। आज हम कुछ और महत्वपूर्ण शिलालेखों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों, सबसे पहले जो घटनाएं घटी हैं और जिनका जो वर्णन है जिन शिलालेखों में मिलता है उसके अनुसार ही हम पढ़ेंगे। तो मित्रों, जैसे अमृत मंथन का जो जिक्र है, अमृत मंथन एक बड़ी घटना थी, हम देखते हैं पुराणों में और एक तरीके से हमारा धार्मिक इशू भी है। तो अमृत मंथन की जो घटना है वो राजस्थान के किस शिलालेख में जिक्र मिलता है, तो हम इसका उत्तर देंगे तो मानमोरी शिलालेख के रूप में देंगे। मानमोरी शिलालेख मित्रों वही शिलालेख है जिसे समुद्र में फेंकवा दिया गया था। कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा जब वो इंग्लैंड जा रहे थे तो वो उसको लेके जा रहे थे, तो बोझल होने की वजह से इसको समुद्र में फेंकवा दिया। तो इसमें और भी काफ़ी सारी घटनाएं हैं, जैसे मानसरोवर झील का निर्माण धार्मिक भावना से प्रेरित होकर इनमें से किसी राजा ने करवाया, जिसका इस घटना में जिक्र है। इसमें मान, भोज, भीम इत्यादि शासकों के नाम मिलते हैं और ये एक तरीके से मौर्य वंश से जुड़ने वाला एक और शिलालेख राजस्थान में है, क्योंकि मानमोरी वही वंश वो है जो चित्तौड़ में भी, जिसका जब चित्तौड़ के निर्माण की बात आती है कि चित्तौड़ का निर्माण किसने करवाया, तो मानमोरी शासक का ही जिक्र आता है। ये वही मानमोरी है जिनको मौर्य वंश से जोड़ा जाता है। दूसरा मित्रों, गंगोद्भव, गंगा का उद्भव। ये गंगा का जो उद्भव है इसका वर्णन राजस्थान के किस शिलालेख में मिलता है, तो इसका उत्तर हम देंगे जो उदयपुर का जो बराह मंदिर है, बराह मंदिर का एक शिलालेख है, उस पर गंगा के उद्भव होने का भी वर्णन मिलता है, आदि बराह मंदिर। तो आदि बराह मंदिर के जो लेख से ये स्पष्ट होता है, उदयपुर में स्थित है, तो कि गंगा का उद्भव हुआ, इस तरीके से हुआ, तो वो चीज़ें उसमें लिखी हुई है। तो एक घटना है कि गंगोद्भव का जिक्र। इसी प्रकार से जो मानसिंह प्रथम थे, राजा मानसिंह प्रथम आमेर के, तो वो जो दत्तक पुत्र थे, दत्तक मतलब गोद लिए हुए पुत्र थे, वो भारमल के गोद लिए हुए पुत्र थे, औरस पुत्र नहीं थे। तो इस बात की जो जानकारी मिलती है वो जम्बारामगढ़ के 1613 के शिलालेख में हमको मिलती है कि जो मानसिंह प्रथम थे वो दत्तक पुत्र थे। इसी प्रकार से हम जब चर्चा करते हैं आगे, तो माचेड़ी की बावड़ी जो कि अलवर में है, तो वहाँ पर माचेड़ी में एक बावड़ी है, वहाँ पे शिलालेख है और उस शिलालेख पर जो लिखा हुआ है, तो वहाँ बड़गुजर शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, बड़गुजर, तो उसका वर्णन वहाँ मिलता है। बड़गुजरों को एक तरीके से गुर्जर प्रतिहारों से जोड़ा जाता है, तो बड़गुजर शब्द है, तो वो वहाँ माचेड़ी की बावड़ी अलवर से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से दौसा में जो हर्षद माता का मंदिर है, जो बांदीकुई के पास है, वहाँ पर जो है वो उस हर्षद माता से जुड़ा हुआ जो एक अभिलेख मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, और ये एक तरीके से जो किस शैली का मंदिर है, तो ये महामारू और गुर्जर प्रतिहार शैली का जो मंदिर है वहीं पे वो बावड़ी बनी हुई है, आबानेरी की जिसे बावड़ी कहते हैं, वहाँ पे वो लेख वहाँ भी मिलता है। तो इस प्रकार की जो घटनाओं से जुड़े हुए जो अभिलेख हैं, तो मित्रों कहीं ना कहीं घटनाओं का जो संबंध है वो अभिलेख प्रमाणित करते हैं। वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी कार्यक्रम या फिर किसी अपने आदेश को या फिर किसी अपनी सूचना को चिरस्थायी रखने के लिए, और उस ज़माने में क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना तो था नहीं, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इन चीज़ों को स्थायी रखने के लिए अभिलेखों का सहारा लेते थे। तो इसी प्रकार से चीरवे का शिलालेख है उदयपुर का, जो चीरवा है, चीरवा जो गांव है, वहाँ पर एक अभिलेख मिलता है। तो उसमें मित्रों जो समर सिंह तक का जो वर्णन मिलता है, गोहिल वंश की जो चर्चा की गई है, गोहिल वंश की वंशावली में समर सिंह तक के जो शासक हुए हैं उनका
वर्णन मिलता है और कुछ उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इसी प्रकार से जगन्नाथ राय प्रशस्ति जो कि जगदीश मंदिर उदयपुर में है, उस प्रशस्ति पर जो लिखा हुआ है तो वो उसमें है, मुख्य बात यह है कि हल्दीघाटी युद्ध है, उस हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन हमको जगदीश राय मंदिर प्रशस्ति में मिलता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों की चर्चा है, बाकी तो अभिलेखों के अंदर बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। इसी प्रकार से हम जब भागवत धर्म की चर्चा करते हैं कि भागवत धर्म का सबसे जो प्राचीन अभिलेख मिलता है तो वो घोषुंडी का शिलालेख मिलता है, जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक का वर्णन हमको उपलब्ध करवाता है। तो इसी प्रकार से एक घोषुंडी की बावड़ी का शिलालेख मिलता है, जो जोधा की पुत्री थी, राव जोधा की जो पुत्री थी, उसकी जो शादी की रायमल के साथ हुई थी, श्रृंगार देवी, उसने उस बावड़ी का निर्माण करवाया। इस प्रकार की वहाँ उसमें कुछ जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से मित्रों, जब हम आगे देखते हैं तो प्रतापगढ़ में जो दीपेश्वर तालाब है उसके पास में जो छतरियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पर भी कुछ अभिलेख छतरियों पर लिखे हुए हैं कि उन छतरियों पर जो जानकारी मिलती है तो वहाँ के जो राजा महाराजा रहे हैं पहले, क्योंकि इस प्रदेश का जो संबंध रहा है वो मालवा प्रांत से रहा है। वर्तमान में से कांठल के नाम से जाना जाता है, पूर्व में भी कांठल नाम था। तो इस तरीके का जो ये वर्णन मिलता है तो वो कहीं न कहीं उन क्षत्रियों पर भी इनका उल्लेख मिलता है। तो ये सूचना के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है प्राचीन इतिहास के संदर्भ में हम जब इनकी चर्चा करते हैं। इसी प्रकार से भंवर माता में भी एक शिलालेख है, भंवर माता छोटी सादड़ी में स्थित है, और उस पर वहाँ जो शिलालेख है वो एक उस क्षेत्र विशेष की और एक वहाँ के जो स्थानीय राजा हुए थे, राजा महाराज, उनके सामंती प्रथा का एक वर्णन उपलब्ध करवाता है। तो ऐसे ही हम आगे देखते हैं कि जावर में, जहाँ जावर माइंस हैं, वहाँ जावर में उसका नाम कभी योगिनी पट्टम हुआ करता था, और जो उसके बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं जावर के शिलालेख में। तो रमाबाई है जो कि कुंभा की पुत्री थी, उनको बागेश्वरी कहा गया है, मतलब वो विद्वान थी, विदुषी थी, और काफ़ी रचनाओं में काफ़ी उन्होंने अपनी रचनाएं भी मतलब एक तरीके से प्रकाशित की हैं। तो इसलिए जो जावर था योगिनी पट्टम के नाम से भी मशहूर था। तो इस प्रकार से, और दूसरी बात हम जब चर्चा करते हैं तो अब तक ये संस्कृत के अभिलेख हैं, कुछ राजस्थानी में, जैसे कि देलवाड़ा का अभिलेख था, तो उसकी जो 18 पंक्तियाँ हैं टोटल, उसमें से 8 तो राजस्थानी में है, 10 संस्कृत में है, इस प्रकार से हैं। टंक मुद्रा का उल्लेख वहाँ उसमें मिलता है। तो इसी प्रकार से रणकपुर प्रशस्ति है, तो वहाँ एक नाणक नाम की मुद्रा मिलती है, जो एक तरीके से आर्थिक दृष्टिकोण से हमें इन चीज़ों की जानकारी देती हैं। एक इसी प्रकार से हम देखते हैं जो खजूरी गांव है, कोटा में स्थित है वर्तमान में, हो सकता है कोटा बूंदी के बॉर्डर पर है। तो जो वृंदावती जो बूंदी का नाम मिलता है वो उस खजूरी गांव के शिलालेख में मिलता है। तो इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो कहीं ना कहीं से हमको मिलती हैं। एकलिंग जी का जो मंदिर है, एकलिंग नाथ जी का उदयपुर में, तो वहाँ एक पाशुपत जो संप्रदाय है शैव का, शैव मत से रिलेटेड पाशुपत, जिसके संस्थापक लकुलिश थे, तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंट्स अभिलेख हैं। नागदा राजधानी के बारे में जो नांदेसमा यूप स्तंभ है, नांदेसमा गांव है, उसमें का जो यूप स्तंभ, यूप का मतलब यज्ञ करवाया, और यज्ञ की सूचना के साथ जो स्तंभ खड़ा किया गया, वो स्तंभ में जो सूचना मिल रही है उसमें ये कहा गया है कि 1222 तक नागदा ठीक ठाक सलामत था और ये राजधानी के रूप में मतलब काम कर रहा था। तो इस तरीके की सूचनाएं, इसी प्रकार से यूप स्तंभ और भी मिले हैं। अब जैसे कि हम एक भीलवाड़ा का यूप स्तंभ है, तो वो पानी के सूखने के, तालाब जब सूखता है तभी वो नज़र आता है, उसको आसानी से इस तरीके से पढ़ा नहीं जा सकता नॉर्मली, तालाब के अंदर। तो वहाँ भी वो सूचनाएं हैं यज्ञ से रिलेटेड और वो सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नाडोल शिलालेख से 12वीं सदी की जो प्रशासनिक और स्थानीय शासन की जो
टेक्नोलॉजी है कि किस तरीके से काम करते थे और चोरी डकैती इत्यादि के लिए क्या प्रावधान थे, क्या मतलब सिस्टम कैसे काम करता था, स्थानीय प्रशासन की मॉनिटरिंग किस तरीके की थी, इस तरीके की सूचनाएं हमें नाडोल शिलालेख से मिलती हैं। इसी प्रकार से हम बहुत सारी जो मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, उन पर भी लेख देखते हैं। तो ये एक विस्तृत खंड है, मतलब काफ़ी व्यापक है अभिलेखों का एक अध्ययन, जो कि एपिग्राफी में शामिल होता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, आप जानते हो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख थे मित्रों, जिन पर हमने चर्चा की, और हम एक बार एक कंसाइज और अच्छी तत्व जो कंटेंट्स हैं उनको लेके एक वीडियो और बनाएंगे, ताकि उसमें आपका ये स्पष्ट हो जाए कि जो अभिलेख हैं उनसे जुड़ी जो जानकारी है वो आपकी और समृद्ध हो जाए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग।